नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों बता दूं, मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एडिटर के द्वारा यह वीडियो जो है डिलीट हो गया था। सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन कहें, उसका प्रैक्टिस सेट 2 जारी कर दिया गया था। लगभग कुछ लोग ही देख पाए थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये डिलीट हो गया था और बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर उसे जो है दोबारा अपलोड कर दीजिए। तो चलिए दोबारा अपलोड किया जा रहा है। आपके लिए फिर से प्रोवाइड मैं करा दे रहा हूँ इस वीडियो को। तो चलिए देखेंगे, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो जो है। और ख़ास करके सीजीपीएससी, फूड इंस्पेक्टर और महिला सुपरवाइजर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, साथ ही साथ एसएससी ग्रुप डी का अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिए, कुछ नया देखने को भी मिलेगा। एक चीज़ और बता देता हूं मैं, इसमें मैं एक क्वेश्चन के अतिरिक्त 3-4 फैक्ट और बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक पढ़ते पढ़ते कम से कम 4 जीके और वहीं से तैयारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, ए से डी तक। तो इसमें जो है कौन सा है? इसमें सांभर झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब देखिए, इसमें चिल्का झील नहीं है। आप देख सकते हैं, चिल्का झील भी भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये जो चिल्का झील है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो देखिए, चिल्का ऑप्शन में नहीं है आपका, तो अभी आएगा सांभर झील आएगा। तो ये तो आपका रहा पहला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतीश धवन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सतीश धवन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका श्रीहरिकोटा द्वीप। कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। जैसे बैरियर टापू, क्या बैरियर टापू जिसका नाम हरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आपका आता है और जो है आप सुनते नहीं, इसलिए आपको समझ नहीं आता। आप पीडीएफ अगर इसका पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके ज्वाइन कर ले, या तो फिर हमारे नाम से एके नवलाकर करके सर्च करें और वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर है आपका, भारत की जो जलवायु है ये जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। जलवायु शब्द आया है, अब मौसम भी देख लीजिए आप। मौसम मतलब कोई भी जो स्थान होता है, किसी भी स्थान का अल्पकालिक जो दशाएं होता है, क्या होता है? अल्पकालिक जो दशाएं होता है, ये भी आपको याद रखना है, वो कहलाता है मौसम। और दीर्घकालीन जो दशाएं होती है उसे कहते हैं जलवायु। तो ये दोनों क्लियर हो गया आपको यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, ये नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन नया टाइप का होता है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर है। कहाँ पर है? मांडवी नदी पर है। अब चलिए देखते हैं ये कहाँ है। तो ये गोवा राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि आप लिंक करके पढ़िए, कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो उससे लिंक करके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी। तो देखिए, ये बात आती है दूध सागर जलप्रपात, तो मांडवी नदी। और मांडवी नदी की बात करते हैं तो सीधा आपको याद आना चाहिए गोवा। और गोवा की बात करते हैं, गोवा में है ये, तो इसकी ऊंचाई भी आपको याद हो जाना चाहिए 310 मीटर। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कोलाबा जो पॉइंट है ये कहाँ पर स्थित है पूछ रहा है प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं, ये जो है कहाँ है? मुंबई में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, कहाँ स्थित है? मुंबई में। और ये जो तमिलनाडु है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में जो है आपके काली मेरे पॉइंट है। क्या? काली मेरे पॉइंट है। अब देखिए, आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मंडी निरीक्षक, जैसे परीक्षक देखे होंगे, कुछ एग्जाम में पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है। आप सभी जानते हैं, इसीलिए पॉइंट से संबंधित ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इंदिरा पॉइंट आप सभी जानते हैं निकोबार द्वीप समूह में और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक हैं, तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन से हैं?
तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो इसका आंसर है आपका सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपसे, कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप स्वयं करके देखिए और कमेंट में जरूर बताइए कितना क्वेश्चन हो रहा है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ क्या है, एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी कभी बोलते बोलते गलती से दूसरा बोल दिया जाता है, तो उसे आप सुधार करके भी पढ़ लेंगे। और कभी कुछ ऐसा लगता है कमी, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका ऐसा होगा करके। वह बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं तो। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर देखिए सारनाथ में दिया था। कहाँ दिए थे? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। अब चलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनते हैं। सारनाथ, ऋषिपत्तनम में, और देखिएगा बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है, ये प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आप सभी जानते हैं आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है हर्ष के दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। अब देखिए बाणभट्ट की जो है दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो है हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। क्या? एक हर्षचरित है, दूसरा है आपका कादम्बरी। तो याद रखिएगा आप लोग, ये बाणभट्ट की दो प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। मुख्य कलाकार कौन थे? तो वे बादल खां। इस निर्माण में मुख्य कलाकार कौन थे? वे बादल खां। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए इससे दो फैक्ट आपको याद हो गए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी तरह से बनेगा, आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए ये अर्थशास्त्र से प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किए जा रहे हैं, आपके एसएससी ग्रुप डी में भी देखने को मिला है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए कृषि भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में, खनन भी आता है और मत्स्य पालन भी आता है। तो सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो है देखिए आपका 2012 से 2017 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये जो है तीव्र अधिक समावेशी व धारणी विकास। ध्यान रखेंगे, एक बार और बोलता हूं मैं, तीव्र अधिक समावेशी व धारणी विकास। पूछा जा सकता है कि मुख्य उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। देखिए दोस्तों ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सारे के सारे करिए। अगर आपको लगता है हेल्पफुल लगता है इंपॉर्टेंट है, तो लाइक करके जरूर हमें प्रमोट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, उन तक भी यह वीडियो, ये इसका प्रॉफिट उनको भी मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या होगा आपका आंसर। तो देखिए इसका आंसर है, ये नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन आप सभी जानते हैं किससे संबंधित है? नगर पालिका से। अब देखिए इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा संविधान संशोधन के भाग 9 का, क्या भाग 9 का अनुच्छेद 243 से त से य 6 तक 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। तो याद रखेंगे इन चीजों को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैवालों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो शैवालों का जो अध्ययन है, ये जो है आपके किसके अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है फाइकोलॉजी। किसके अंतर्गत? फाइकोलॉजी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो सही आंसर है प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। अब चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री के अधीन ये कार्य करता है और इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है, ये कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव होते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है, कैबिनेट सचिव। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है, आप एक चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, फूड इंस्पेक्टर में भी अगर आपको चाहिए नोट्स या वीडियो तो जरूर बताइए। एक वीडियो फूड इंस्पेक्टर में बनाएंगे, एक जो है आपके महिला परीक्षा का तो चलता ही रहेगा। और इस तरह से सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।